नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में मची भगदड़, 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। गंभीर घायलों को गया अस्पताल में किया गया रेफर। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद आक्रोश। आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल, बंद रहेंगी चुनिंदा सेवाएं। बीजेपी ने केंद्र सरकार के सामने रखी सीबीआई जांच की मांग। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का किया खंडन। निवेशकों से सावधान रहने और शांति बनाए रखने की अपील। सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप ने भी सभी तरह के आरोपों से किया इनकार। विपक्षी दल जांच की मांग पर अड़े। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामले। दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी के कविता की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, तो वहीं शंभू बॉर्डर खोलने और कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर भी होगी आगे की सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के तय किए जाएंगे मुद्दे। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अदालत ने माना था सुनवाई के योग्य। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही, उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब। इस पूरे सप्ताह उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा के आसार। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ पेरिस ओलंपिक का समापन। मनु भाकर और श्रीजेश ने थामा तिरंगा। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में थिरके सितारे। तो खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई। घटना में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। भगदड़ में गंभीर रूप से घायलों को गया के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दरअसल सावन का सोमवार होने की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए जुटे थे। मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगदड़ मच जाने से यह हादसा हुआ। मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा बलों की मदद से राहत और बचाव का कार्य जारी है। और कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विरोध अब केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश भर में फैल गया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए आज से देश भर के अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ प्रदर्शनकारी दोषी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या और बलात्कार मामले में ममता बनर्जी की सरकार कटघरे में है। इस घटना के बाद एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस घटना को लेकर डॉक्टरों और लोगों में बहुत गुस्सा है। महिलाएं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं ने राज्य में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और जल्द से जल्द दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। डॉक्टर के संग यदि रेप होता है तब भावना साधारण मनुष्य कब जाएंगे, कथाय जाएंगे। हम लोग को जस्टिस चाहिए। हम लोगों का राज्यों में जो जो घटना घट रही है वो टाका के विनिमय रेप जस्टिस सब कुछ बेच दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि अगर इस अवधि के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे।
उधर कोलकाता में नर्सों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। नर्सों के विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इधर दूसरे विपक्षी दलों ने वारदात के विरोध में पश्चिम बंगाल में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। इस बीच महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में चल रहे विरोध की आग दिल्ली तक पहुंच गई है। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए मृतक के माता पिता को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ये बहुत ही दुखद है और संवेदनशील मामला है। इसमें फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन की 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि इस पूरे जो मामला है, जो वाकया है, उसकी एक सीबीआई इंक्वायरी हो। दूसरी डिमांड ये है कि जो मृतक के माता पिता हैं, उनके परिवार हैं, उनको बतौर कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। तीसरा मामला हमारा ये है कि जो वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। We demand a written apology and resignation, immediate resignation of higher authorities, including principal, MSVP, chest medicine HOD, and the on-duty ACP of RG Kar Medical College. Government, we want immediate announcement of adequate compensation for the family of the victim, and most important, written progress of the investigation must be published by the investigating authority on a regular basis. वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर तत्काल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की अपील की। साथ ही उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उधर पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक तो हमें लगता है कि पुलिस से नहीं होगा, क्योंकि शुरू से पुलिस 2 तरह की बातें कर रही है। पहले पुलिस ने बताया कि यहाँ पे ये जो घटना घटी है ये आत्महत्या है। बाद में पुलिस बोल रही है कि नहीं, आत्महत्या नहीं, मर्डर है। तो पुलिस का स्टैंड जो है वो स्टेबल स्टैंड नहीं है। तो मुझे लगता है इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को चाहिए होम मिनिस्ट्री को लिखना कि आप सीबीआई जांच दीजिए। Very unfortunate. There should be strict action against it. It's terrible, but strict action should be taken. It's not correct. It's very, very wrong. इससे पहले 9 अगस्त को 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। 10 अगस्त को आरोपी संजय को सियालदा कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 23 अगस्त को संजय की हिरासत खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कांवड़ यात्रा के मार्ग पर लगी दुकानों, ढाबों, ठेलों और होटलों में नेम प्लेट लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने संबंधी मामले में अंतरिम आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने पहले ही सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से इस संबंध में जारी आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच कर सकती है। मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था, जिस पर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट करके गलती की थी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आज जेल में बंद बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होना है। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे। दरअसल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद निचली अदालत में इस मामले से जुड़े लंबित मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया था।
इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 9 अगस्त की सुनवाई टल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए कहा था कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो जाने के बाद ही वो इस पर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। और अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च मामले की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इन्हें दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया बताया है। अडानी समूह ने कहा है कि सेबी प्रमुख या फिर उनके पति धवल बुश के साथ उनका कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग ने एक ही झूठ को दोबारा परोसने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा करने से हिंडनबर्ग को क्या फायदा हो सकता है और वो ऐसा क्यों करता है। साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या होता है ऑफशोर फंड और ऑफशोर कंपनियां क्या कुछ होती हैं, जिसका हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंडनबर्ग समूह पर अपने फायदे के लिए दूसरे समूहों पर दुर्भावनापूर्ण बयान देने और तथ्यों की अवहेलना करने के आरोप लग रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी विश्वसनीयता पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हिंडनबर्ग खुद ही भारतीय जांच एजेंसियों के घेरे में है और सेबी ने उनको नोटिस थमाया है। ऐसे में जांच के दायरे में आने के बाद सेबी पर हमला करना शक पैदा करता है। अदानी मामले में शॉर्ट सेलिंग के जरिए हिंडनबर्ग ने 183 करोड़ का मुनाफा कमाया। शॉर्ट सेलिंग के लिए हिंडनबर्ग समूह ने किंगडम कैपिटल नाम की कंपनी से करार किया। इस कंपनी के सीईओ की पत्नी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। ऐसी खबरें हिंडनबर्ग की मंशा पर भी सवाल खड़े करती हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स मैगजीन की माने तो हिंडनबर्ग समूह अमेरिकी न्याय विभाग के रडार पर भी है। दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान का काम करती है। कंपनी का दावा है कि वो सूत्रों की मदद से धोखाधड़ी सामने लाती है, लेकिन सवाल ये कि ऐसा करने से हिंडनबर्ग को क्या फायदा होता है। रिपोर्ट्स की माने तो हिंडनबर्ग उन शेयरों को ब्रोकरेज से उधार लेती है जिनकी कीमतें भविष्य में गिरने वाली हैं। जब शेयरों की कीमत गिर जाती है तो ये गिरी हुई कीमत पर शेयर खरीदकर ब्रोकर को वापस लौटा देता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसे एक जुए की तरह माना जाता है, जिसमें अंदाजा सही होने पर बहुत फायदा होता है, लेकिन अंदाजा गलत होने पर ज्यादा नुकसान नहीं होता। आरोप है कि हिंडनबर्ग भी ऐसे ही मुनाफा कमाती है। ऑफसिक्योर ऑफशोर फंड्स को इंटरनेशनल फंड्स भी कहा जाता है। ये दरअसल विदेशी बाजार में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड की स्कीम की तरह ही है, जो किसी स्पेशल सेक्टर या कंपनियों या नियमित आय की सिक्योरिटीज में निवेश करती है। ऑफशोर बैंकिंग वो बैंकिंग है जो आपके देश के बाहर होती है। ऑफशोर बैंकिंग का ज्यादातर इस्तेमाल उन बिजनेस में होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अक्सर ऑफशोर कंपनियों का भी जिक्र होता है। ये अपने देश से बाहर, खासकर द्वीपीय देशों में स्थापित की जाती हैं, जहां के नियम कानून अपने देश से अलग होते हैं। पनामा, बरमूडा, बाहामास, कैमेन आइलैंड, मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स इस तरह के देश हैं जहां ऑफशोर कंपनियां स्थापित की जाती हैं। वैसे ऑफशोर कंपनियां गैर कानूनी नहीं होती हैं, लेकिन इन्हें टैक्स हेवन देशों में करों से छूट मिल जाती है। समझा जाता है कि कई कंपनियां और अरबपति टैक्स चोरी करने, नियमों में छूट पाने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन देशों में जाते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी संस्थाओं की कोशिश से पता चलता है कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से भारतीय शेयर बाजारों को नुकसान पहुंचाने और भारत की सकारात्मक कहानी को पटरी से उतारने की कोशिश है। दरअसल जनवरी और फिर जून 2024 में भारतीय शेयर बाजार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया। मई 2024 में भारतीय इक्विटी बाजार पूंजीकरण एमकैप पहली बार $5 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया। जुलाई 2024 में म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश 23,332 करोड़ रुपए के
सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये देश की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है, जिसे कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने बचाव अभियान पूरा कर लिया है। अभियान में गौरीकुंड से कुल 218 लोगों को बचाया गया, जहां बादल फटने से विनाशकारी भूस्खलन हुआ था। और गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर बांध के 5 गेट खोल दिए गए और करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गरुड़ेश्वर के पास नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर वेयर डैम ओवरफ्लो हो गया। वहीं एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाकों में बसे गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। अब बात देश भर के मौसम की। देश के उत्तरी इलाकों में तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, मेघालय और बिहार में अगले 7 दिनों तक तेज वर्षा के अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्तर भाग में अगले 5 दिनों तक तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही साथ भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वासियों को उमस से राहत मिली है। पंजाब के कई जिलों में आज हुई तेज वर्षा के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ। पंजाब में इस मॉनसून की ये पहली तेज वर्षा है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश का अनुमान जताते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा हुई है। बाढ़ से संबंधित घटनाओं में आज 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हैं। हाल की आपदाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं जनजातीय जिला किन्नौर के पूह में फ्लैश फ्लड से भारी भूस्खलन होने के कारण पूह से रौरिक तक नेशनल हाईवे को कई जगह पर नुकसान पहुंचा है। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। भाजपा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। इस अभियान ने पूरे देश में एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा भी देश भर में हर घर तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रही है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी से घर पर तिरंगा फहराने की अपील की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अब एक जन आंदोलन बन गया है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिला। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उधर गोवा में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। आज के युवाओं के मन में हम देश प्रथम की भावना जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा हो या तिरंगा यात्रा, इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करते हैं। और आज बड़े उत्साह के साथ हजारों से युवक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए हैं।
देश भर में हर घर तिरंगा अभियान से 3 रंगों की रौनक छाई हुई है। ऐसे में हमारे सुरक्षा बल भी देशभक्ति की इस भावना का संचार करने में लगे हैं। भारतीय तटरक्षक ने भी इस पहल को बढ़ावा देते हुए लक्षद्वीप में आईसीजी जिला मुख्यालय के समन्वय से एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीप के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। बाइक रैली में युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में भाग लिया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो बांग्लादेश में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ जगहों पर हिंसक झड़पें अभी भी हो रही हैं। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल किए जाने के लिए अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। बांग्लादेश में कई दिनों की अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता के बाद भय और भ्रम का माहौल अभी बरकरार है। हालांकि हिंसक प्रदर्शनों के बाद हड़ताल पर गए कई थानों के पुलिसकर्मी काम पर लौटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का लौटना अभी भी बाकी है। गृह मंत्रालय ने पुलिसकर्मियों को गुरुवार तक अपने संबंधित स्टेशनों पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। इस बीच ढाका में इस्लामिक बैंक बांग्लादेश के प्रधान कार्यालय के सामने झड़प देखने को मिली। ये घटना तब हुई जब 2017 में नियुक्त एक उप प्रबंधक निदेशक ने बैंक के मुख्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल किए जाने के लिए अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने बांग्लादेश की जनता से कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। एक अंग्रेजी दैनिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भिजवाए गए एक संदेश में हसीना ने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि मुझे शव का जुलूस नहीं देखना पड़े। इस बीच बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम के बीच भारतीय सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने BSF को किसी तरह का घुसपैठ रोकने का निर्देश दिया गया है। इस बीच BSF के जवानों ने असम के धुबरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी लोगों के एक समूह को पीछे धकेल दिया है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को भी देखने को मिला था, जब 1000 बांग्लादेशी नागरिकों ने कूच बिहार में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। उधर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये राज्य बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा नहीं करते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश से अवैध आवर्जन को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया है। भारतीय समय अनुसार रविवार की देर रात आयोजित पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में हजारों खिलाड़ियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भारत की ओर से इस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश समारोह में देश के ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में पेरिस की मेयर एने हिडाल्गो ने 2028 के मेजबान अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बास को ओलंपिक ध्वज सौंपा। इसके साथ 4 वर्ष बाद होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। और आज सावन का चौथा सोमवार होने की वजह से सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचने लगे हैं। भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र से अभिषेक कर खुशहाली और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ मंगला आरती की गई, तो वहीं देवघर में भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों के साथ अन्य शिव भक्तों की भीड़ भी उमड़ी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।